हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका जीके की डेली डोज में मेरे साथ। मैं अमित सर आज फिर आपके लिए 5 क्वेश्चन का डीएनए टेस्ट करेंगे, पूरा विश्लेषण करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने, आप देख लीजिए सब इसके बारे में, मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन है कि वायुदाब के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, उच्च दाब बादल युक्त आकाश और नम मौसम के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी, निम्न दाब स्पष्ट और साफ मौसम के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी, वायु हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की ओर चलती है। ऑप्शन डी, समुद्र तल पर वायुदाब सबसे कम होता है। तो प्यारे साथियों, इसका जो आंसर होगा, ये देखिए, ये जो आंसर है इसका ये आंसर गलत सेट कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। क्या होगा? सी। देखिए, ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि वायुदाब का संबंध किस चीज से है इन चारों विकल्पों में। तो हम देखते हैं कि जो वायुदाब है उसके लिए सही बात यह है कि वायु हमेशा उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। देखिए प्यारे साथियों, आप सबको पता होना चाहिए, भूगोल वायुमंडल के अंतर्गत ये क्वेश्चन सेट है। और आपको पता है कि जो पवन है, पवन की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो वायुदाब की विषमताएं है। यानी पृथ्वी के इस धरातल पर कहीं पर भी वायुदाब समान नहीं है। यदि वायुदाब समान होता तो पवन या वायु उत्पन्न ही ना होती। पवन बहती नहीं, मूव नहीं करती, यानी वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाती। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि चूंकि पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब विषम है, तो जहां पर वायुदाब ज्यादा है वहां से कुछ वायु उड़कर बहकर वहां चली जाती है जहां वायुदाब कम होता है। अर्थात उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर वायु का गमन होता है। यही बात कह रहा है सी बिंदु। ठीक है, अब देखिए सवाल यहां पर यह उठता है कि वायुदाब विषम क्यों है। तो प्यारे साथियों, वायुदाब का सीधा संबंध ताप से होता है। आप समझिए कि मान लीजिए ये मैंने धरातल बताया, पृथ्वी का धरातल, आप मेरी हथेली को 1 मिनट के लिए मान लीजिए। अब अगर ये धरातल बहुत गर्म है, यहाँ ताप अधिक है, तो कहीं से भी वायु आएगी इस धरातल की ओर अट्रैक्ट होगी गुरुत्वाकर्षण के कारण। जैसे ही अट्रैक्ट होगी और अट्रैक्ट होने के बाद जैसे ही वो गर्म धरातल के संपर्क में आएगी तो वायु भी गर्म हो जाएगी। और आप जानते हैं प्यारे साथियों कि जब वायु गर्म होती है तो वो हल्की हो जाती है और ऊपर को उठनी शुरू हो जाएगी। अर्थात जो वायु का प्रेशर है वो धरातल पर दबाव नहीं बना पाएगा। यानी हमने ये सीखा इस पॉइंट से कि जहाँ पर ताप अधिक होगा वहाँ पर वायुदाब कम होगा। और प्यारे साथियों, आप सब जानते हैं कि पृथ्वी की आकृति और सूर्य के विकिरण का कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है कि कहीं पर भी पृथ्वी के धरातल पर तापमान समान नहीं है। चूंकि पृथ्वी पर ताप समान नहीं है कहीं पर भी, तो इसलिए पृथ्वी पर वायुदाब भी समान नहीं है। और चूंकि वायुदाब विषम है, असमान है, इसीलिए वायु का या पवन का उत्पत्ति होती है। वो वायुदाब को समान करने का एक प्रकृति का प्रयास होती है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया क्वेश्चन। एक बार फिर से आप देख लें इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, स्क्रीनशॉट आप लेते रहें, आंसर इसका सी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, देखिए आप देख लें पहले एक बार सही से, धिनोधर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो देखिए धिनोधर पहाड़ी मैंने सेट कर दिया है आंसर। धिनोधर पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। अब ये इतने भर से काम नहीं चलेगा ना, हमने क्या कहा, डीएनए करना है, हमको डीएनए टेस्ट करना है, बिल्कुल अंदर तक की। डीएनए टेस्ट का मतलब अंदर तक को जाना है। तो गुजरात में कुछ और भी पहाड़ियाँ हैं जो मैंने आपके लिए यहाँ पर सेट की हैं। तो देखिए 4 स्टेट दिए हैं, 4 स्टेट में गुजरात में एक धिनोधर पहाड़ी है, गुजरात में कुछ और भी पहाड़ी हैं। जैसे एक पहाड़ी का नाम आप जानिए, काली पहाड़ी, कई फिल्में भी बनी है यार, है ना, भूत वाली काली पहाड़ी और ये सब। तो आज पता चला है कि काली पहाड़ी कहाँ पर है? गुजरात में है ना। थोड़ा सा आप भी इस तरह याद करेंगे। कालो डूंगर ट्रैक, कालो भी एक फिल्म है भूत की, तो बता दे रहा हूँ मैं। इसके अलावा मैं कह रही हूँ तो मजाक की बात है, पावागढ़ पहाड़ी है, गिर पहाड़ी है,
पालीताना पहाड़ी है, चोटिला पहाड़ी है, सापुतारा पहाड़ी है, गब्बर सिंह गब्बर पहाड़ी है और वारदो पहाड़ी है। ठीक है, और काली पहाड़ी मैंने सबसे पहले आपको बताई दी। तो गुजरात में धिनोदर पहाड़ी के अतिरिक्त अन्य भी पहाड़ियां हैं। इसी में मैंने और भी अगर अलग अलग स्टेट की कुछ पहाड़ियां ली हैं जो ऑप्शन में दिए गए हैं, उनको भी हम चर्चा कर लेते हैं। महाराष्ट्र में कुछ पहाड़ियां हैं। काल सुबाई पहाड़ी है, यहाँ की सबसे ऊंची पहाड़ी है। हरिश्चंद्र पहाड़ी है, अजंता पहाड़ी है, एलोरा पहाड़ी है, महाबलेश्वर पहाड़ी है, पंचगनी पहाड़ी है, माथेरान पहाड़ी है, लोनावाला पहाड़ी है और अंबोली पहाड़ी है। तो ये सब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारी की सारी पहाड़ी कहाँ की हैं? महाराष्ट्र की हैं। पश्चिमी बंगाल में भी कुछ पहाड़ियाँ प्रमुख मैंने दिखाई हैं आपको। दार्जिलिंग की पहाड़ी, टाइगर हिल्स, गोर्ग वरु हिल्स, अयोध्या हिल्स, सुसुनिया हिल्स। देखिए अयोध्या हिल्स कंफ्यूज कर सकता है, तो ध्यान रख लें अयोध्या हिल्स कहाँ पर है? पश्चिमी बंगाल की पहाड़ी है। सुसुनिया हिल्स भी पश्चिमी बंगाल की पहाड़ी है। गोर्ग वरु हिल्स भी पश्चिमी बंगाल की पहाड़ी है। इसके आगे हम चलते हैं और देखते हैं अंडमान निकोबार की कुछ पहाड़ियाँ हैं। तो सैडल पीक यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। कच्छल पीक, ये भी आप ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लेंगे इसके आगे क्योंकि ये करंट का भी क्वेश्चन है। माउंट हैरियट का हाल ही में नाम बदल दिया गया है और वो नाम कर दिया गया है माउंट मणिपुर। अजीब है, एक स्टेट के नाम पर यहाँ पर मणिपुर के स्टेट है, आप जानते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट है भारत का, उसके नाम पर अंडमान निकोबार का नाम, अंडमान निकोबार में एक पहाड़ी है माउंट हैरियट, उसका नाम मणिपुर कर दिया गया है। अभी हाल ही में अमित शाह ने वहाँ की यात्रा की थी और उसका नाम चेंज कर दिया था। तो करंट की दृष्टि से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप समझ सकते हैं। अगर यही पूछ लिया जाए कि माउंट मणिपुर कहाँ पर है, तो ऑब्वियसली पहला दिमाग में जो चीज़ आएगी वो मणिपुर ही आएगी। ठीक है, तो प्यारे साथियों, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो कंफ्यूज करते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, उन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है हमको। तो माउंट मणिपुर कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी उस क्वेश्चन से। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का पहला 24x7 यानी पूरे 24 घंटे सौर ऊर्जा से चलने वाला मोढेरा गांव, कौन सा गांव है? मोढेरा गांव किस राज्य में स्थित है? तो नो डाउट इसका आंसर क्या होगा? गुजरात में स्थित है मोढेरा। मोढेरा गांव, ये अच्छी बात है कि मोढेरा पहला सोलर विलेज बना है। तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट मेंशन किया है, भारत की पहली सोलर सिटी कौन बना है? सांची। ये भी ध्यान दे लें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मध्य प्रदेश में है। सोलर विलेज मोढेरा, सोलर सिटी सांची, ये दो चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है। मोढेरा गांव कुछ और चीज़ों के लिए भी जाना जाता है। मोढेरा गांव भारत की अस्थायी विश्व विरासत स्थल का भी हिस्सा है। मोढेरा गांव अपनी एक संस्कृति के लिए जाना जाता है जिसे चालुक्य संस्कृति कहते हैं। और कहते हैं चालुक्य शासक जो भीम प्रथम था, उसने ही इस गांव को बड़ी शिद्दत से बसाया था। यहाँ पर एक मंदिर भी है मोढेरा गांव, जिस मंदिर के लिए जाना जाता है उसको क्या बोलते हैं अपन लोग? सूर्य मंदिर। एक कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, लेकिन जो एक मोढेरा का सूर्य मंदिर है वो भी एक फेमस मंदिर है और वो गुजरात में स्थित है। इतना ही नहीं, मोढेरा गांव जो है एक नदी है, एक नदी पड़ती है पुष्पावती नदी। क्या नाम है? पुष्पावती नदी। तो मोढेरा गांव से इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैं लेकर आया था। मोढेरा गांव के लिए करंट डेटा है कि ये भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला गांव है। मोढेरा गांव सूर्य मंदिर के लिए भी जाना जाता है और ये जो सूर्य मंदिर का संबंध है, ये मैं बता दूं, ये चालुक्य वंश से है। किससे है? चालुक्य संस्कृति से इसका संबंध है। मोढेरा गांव पुष्पावती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अब इसके अलावा एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं और आपको यहाँ दे रहा हूँ। भड़ला सोलर पार्क राजस्थान में है। भड़ला सोलर पार्क, ये पार्क विश्व का, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आप देख रहे होंगे, ये पार्क विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फटाफट, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से आपके लिए थी। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन देखेंगे, कर्नाटक संगीत कहाँ तक सीमित है? डैश 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 करके है। तो कर्नाटक संगीत
ऑप्शन ए कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, फिर ऑप्शन बी यूपी, बिहार, पश्चिमी बंगाल, हरियाणा, ऑप्शन सी गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, ऑप्शन डी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो देखिए नो डाउट जिसने भी ये पेपर सॉल्व किया होगा, इस साल 2023 का ही क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है एसएससी में, तो नो डाउट उसने आंसर गलत नहीं किया होगा, क्योंकि कर्नाटक संगीत भी साउथ इंडियन हो गया और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ये चारों स्टेट भी साउथ इंडियन हो गए, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो बात करनी है हमें वो ये करनी है कि क्या है कर्नाटक संगीत। तो कर्नाटक संगीत के बारे में आप सब जानिए। देखिए लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत है, यानी कर्नाटक संगीत शैली शास्त्रीय संगीत शैली का एक भाग है जो दक्षिण भारतीय राज्यों में गाया जाता है। इसके जो जनक माने जाते हैं कर्नाटक संगीत के, वो पुरंदर दास माने जाते हैं। कर्नाटक संगीत के 3 प्रमुख विद्वान त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री, देख रहे होंगे, फिर से बोल दे रहा हूँ, त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री, इनको कर्नाटक संगीत शैली की त्रिमूर्ति कहा जाता है, विद्वान है ये। दोस्तों जिस तरह से कर्नाटक संगीत दक्षिण भारत का एक शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय संगीत शैली है, उसी प्रकार से उत्तर भारत में हिंदुस्तानी शैली शास्त्रीय संगीत की शैली है। देखिए मैंने लिख दिया है, हिंदुस्तानी शैली उत्तर भारत की शास्त्रीय संगीत शैली है। तो हिंदुस्तानी शैली का मतलब अगर आ जाए तो उत्तर भारत का शास्त्रीय संगीत शैली, कर्नाटक शैली का मतलब आ जाए तो दक्षिण भारत की शास्त्रीय शैली। कर्नाटक शैली दक्षिण भारत के राज्यों में चल रही होगी या विराजमान होगी, या वहाँ पर उसके जो उसके गाने वाले हैं वो वहाँ पर उसका प्रचलन कर रहे होंगे, और जो हिंदुस्तानी शैली है वो उत्तर भारत में प्रचलित शैली है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें थी। थोड़ा सा और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि जो कर्नाटक शैली में जो गाने गाए जाते हैं, जो गायन किया जाता है, उस गायन के 3 प्रमुख रूप होते हैं, वर्णन, जावाली, तिलाना। अब आप कहोगे सर इतना डीपली, देखिए डीपली इसलिए क्योंकि कला और साहित्य टीसीएस के जैक में है और कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, तो ज़्यादा डीपली ना जाते हुए सिर्फ आपको अगर क्वेश्चन ऐसे ही आ जा गया कि जावाली गायन का संबंध किस शैली से है, जावाली गायन का संबंध या जावाली शैली गायन किस शास्त्रीय शैली से संबंधित है। ऑप्शन ए हिंदुस्तानी शैली, ऑप्शन बी भारतीय शैली, ऑप्शन सी कर्नाटक शैली, ऑप्शन डी उड़िया शैली, कुछ भी 4 ऑप्शन दे देगा। इस तरह से एक सवाल आपका बन सकता है प्यारे साथियों। तो इसीलिए मैंने 3 जो इस शैली की उपशैलियां हैं या जो तरीके हैं गायन गाने के, वर्णम, जावाली और तिलाना, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और अगले क्वेश्चन की ओर फिर हम बढ़ते हैं। अंतिम क्वेश्चन जो हमारा होगा, अंतिम क्वेश्चन हमारा अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है। तो देखिए अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। औद्योगिक प्रतिभूति बाजार, औद्योगिक प्रतिभूति, प्रतिभूति का मतलब होता है शेयर मार्केट से आप ले सकते हैं, है ना, को श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार, जैसे गिल्ट एज मार्केट के नाम से भी जाना जाता है, असत्य पूछ रहा है, तो यही इसका आंसर होगा, ए ही इसका आंसर होगा, ए ही इसका आंसर होगा। क्यों ए इसका आंसर होगा? क्योंकि जो ये गिल्ट एज मार्केट होती है ये सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित, सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित बाजार होती है। ठीक है, तो इसका आंसर ये है। बाकी द्वितीयक बाजार पूर्व निर्गमित प्रतिभूतियों को बेचने और खरीदने वाला बाजार होता है। नहीं, द्वितीयक बाजार जो है वो एक बार जो चीजें बिक जाती हैं, नाम में ही आ रहा है, पूर्व निर्गमित नहीं, जो बाद में निर्गमित होती हैं उनको बेचने वाली बाजार होती है। ठीक है, इसके बारे में मैंने एक पॉइंट आपको एक इन्फॉर्मेशन दी है, देने का प्रयास किया है। देखिए गिल्ट एज मार्केट को सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली प्रतिभूतियां हिंदी में कहते हैं, और जैसे कि मैंने बताया था इसका संबंध सरकारी प्रतिभूतियों से होता है। और देखिए इसके उदाहरण मैंने लिखे हैं कि कौन कौन संस्था इसमें शामिल होंगी। तो LIC आप जानते हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम, और जनरल इंश्योरेंस कंपनी, साधारण जीवन बीमा निगम, GIC, दोनों ही गवर्नमेंट संस्थाएं हैं।
तो सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित होती हैं दोनों। तो गिल्ट एज मार्केट नाम आप याद कर लीजिएगा। ये जो मार्केट है गिल्ट एज मार्केट, ये गिल्ट एज मार्केट का संबंध सरकारी प्रतिभूतियों से है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज की ये जो हमारी एक छोटी सी डोज थी जीके की, उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो पिछली वीडियो हैं उनसे आप एक लाभ ले रहे होंगे और मैं आगे भी इसी तरह से कुछ लाभदायक वीडियो आपको देता रहूँगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।